दोस्तों, एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको बेल कंसेप्ट के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो बेल एक्सपर्ट पर आप एक्सपर्टीज कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए आपको सीआरपीसी के कुछ प्रोविजंस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ऐसी जहां पे बेल के कंसेप्ट पर फोकस किया गया है और प्रैक्टिकली समझाया गया है कि अगर आप बेल एप्लीकेशन के सपोर्ट में है या उसके अगेंस्ट में है, सपोर्ट में है तो आपको क्या चीजें, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, और अगर आप बेल के अगेंस्ट में है तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बेल कैंसिलेशन आप कैसे करवा सकते हो, बेल ग्रांट आप कैसे करवा सकते हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स को पढ़ोगे, मैं इन सभी जजमेंट्स को अपने वीडियोस के थ्रू और वेबिनार्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9818050252। तो आप ये नंबर मैं एक बार लिख देता हूँ 9818050252। तो आप के पास नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप देख पाएंगे। तो जितने भी फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स हैं, हमारे वेबिनार्स हैं और सेमिनार्स हैं, अभी मैं कुछ सेमिनार्स को भी कंडक्ट करने वाला हूँ, और सिविल लॉ पर, क्रिमिनल लॉ पर, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं हमारे इस लीगल सिस्टम में, उनके ऊपर काफ़ी हम वेबिनार्स और सेमिनार्स भी करेंगे। तो उन सब की जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो बेल की बात कर रहा था, तो ये बेल के मेन प्रोविजंस हैं 436, 436A, 437, 437A, 438, 439, 450। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपको एक्सपर्ट करने होते हैं जब अगर आप बेल पर एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं। तो आप में से जिन्होंने बेल को एक बारी अच्छे से नहीं पढ़ा है या जिनके लिए नया कंसेप्ट है, तो मैं एक बारी बेल के कंसेप्ट को आपको बता देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक लेक्चर के अंदर ये पढ़ाया था, तो उसी लेक्चर की स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैंने अभी बिल्कुल स्टूडेंट्स को ये बात समझाई थी कि बेल एक्चुअली क्या होती है। बेल है, देखो, एक्यूज जो है ना वो कस्टडी, इन द कस्टडी ऑफ लॉ है, ठीक है। एक्यूज क्या है? इन द कस्टडी ऑफ लॉ, ठीक है। तो उसको इन द कस्टडी ऑफ लॉ टू भेजना है कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्सन, यानी ट्रांसफर ऑफ एक्यूज फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ टू द कस्टडी ऑफ प्राइवेट पर्सन। इसी कंसेप्ट को हम बेल कह रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या है? अब जो प्राइवेट पर्सन है उसको श्योरिटी बोलेंगे, और ये जो प्राइवेट पर्सन है ना दोस्तों, ये इंश्योर करेगा कि एक्यूज्ड कोर्ट के सामने, ठीक है, आके अपीयरेंस दे और कोर्ट के सवालों का जवाब दे, यानी जो भी चार्ज उसके अगेंस्ट है उसको आंसर वो ट्रायल के दौरान आके करे। इस चीज को इंश्योर कौन करेगा? श्योरिटी। श्योरिटी इस चीज को इंश्योर करेगा, और इसके लिए उससे बॉन्ड भी लिए जा सकते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है, आप चैप्टर का नाम भी पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर नंबर 33 का प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, यानी सेक्शन 450 तक आपको, 436 टू 450 तक आपको पढ़ने चाहिए और एक्सपर्टीज करनी चाहिए। अगर आप इन सभी सेक्शंस की और इन सभी वीडियोस की सिस्टमैटिक लर्निंग करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, अब इस केस का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। ये देखो, 20 अप्रैल 2021 लेटेस्ट केस है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्रिमिनल अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, रमेश भवन राठौड़ वर्सेस विशन भाई हीरा भाई मकवाना। अब जो विशन भाई मकवाना कोली है ना, इनको हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर रहे हैं रमेश भवन राठौड़। अब इस जजमेंट को, जो कि मैं अपने अभी वेबिनार्स में, उस वेबिनार की वीडियोस भी मैं यूट्यूब में बाद में कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, लेकिन अगर आप उस वेबिनार को देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। तो हाई कोर्ट ने किस बेसिस पर विशन भाई हीरावानी मकवाना, यानी 5 एक्यूज थे ये, और इनके ऊपर क्या एक्यूजेशन था कि इन्होंने 5 लोगों की हत्या की है। तो हाई कोर्ट ने किस बेस पर इन्हें बेल दी थी, उस बेस को अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं,
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया था इस केस में, लेकिन हाई कोर्ट ने किस बेस पे बेल दी थी, उस बेस को आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। तो हाई कोर्ट हैज रिलाइड अपॉन द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी एक बहुत रिनाउंड केस था संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2G स्पेक्ट्रम केस के नाम से भी ये केस मशहूर है, अगर आपको पहले से याद आया हो तो, अगर पहले से आपने पढ़ा हो तो। दिस कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट अब बेल एप्लीकेशन generally it has been laid down from the earliest time that the object of bail is to, यदि कोर्ट ने बेल का ऑब्जेक्ट ऑफ बेल, देखो मैंने इस वीडियो का टाइटल भी यही रखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ बेल। अब सुप्रीम कोर्ट के गोल्डन वर्ड्स में देखिए कि व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ बेल। ऑब्जेक्ट ऑफ बेल इज टू सिक्योर द अपीयरेंस ऑफ द accused person at his trial by the reasonable amount of bail, यानी हम आपसे पहले रीजनेबल अमाउंट ऑफ बेल यानी बॉन्ड साइन करवाएंगे, श्योरिटी लेंगे, ठीक है, कि आप अपनी अपीयरेंस कोर्ट के सामने दे पाओ जब आपकी जरूरत हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ बेल इज नाइदर पुनिटिव नॉर प्रिवेंटिव। बेल का मकसद, देखो पुनिटिव का मतलब पुनिशमेंट कब दी जाती है किसी को, हमारे क्रिमिनल सिस्टम में पुनिशमेंट कब उसको इम्पोज की जाती है, जब उसके ऊपर ट्रायल खत्म होके कन्विक्शन हो जाता है, ट्रायल के बाद उसके ऊपर कन्विक्शन हो जाता है और ही फाउंड गिल्टी, तब वो पुनिशमेंट की लायबल होता है। उससे पहले उसे इनोसेंट समझा जाता है, उसे पुनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप उसकी अपीयरेंस को इंश्योर करवा सकते हो श्योरिटी से या बॉन्ड से, तो फिर उसे अगर आप कस्टडी में रखते हैं तो ये कंसेप्ट डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी होगा, और इसको डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी मस्ट बी कंसीडर्ड अ पुनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कोर्ट के हाथ में है बेल देना या ना देना, तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अपीयर होगा या नहीं होगा, वो विटनेसेस के साथ टेम्परिंग करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को कोर्ट को सोचना है, देखना है, और कोर्ट को ये पॉइंट भी देखना है कि अगर हम इसे बिना कसूर के कस्टडी में रखते हैं तो ये इसके लिए एक तरीके से पनिशमेंट होगी। तो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, एक्यूज का पिछला जो करेक्टर है, पिछले जो उसके ऊपर उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी बातें कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए। इस कंप्लीट जजमेंट में तो बहुत ज्यादा बात की गई है बेल के बारे में, लेकिन उस जजमेंट का मैंने बोला कि एक छोटा हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज, कि हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने बेसिकली किस लॉजिक के ऊपर बेल दी थी रिस्पोंडेंट को इस केस में। डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी मस्ट बी कंसिडर्ड अ पनिशमेंट unless it is required to ensure that accused person will stand his trial when called upon. The courts owe more than verbal respect to the principle that punishment begins after conviction and that every man is deemed to be innocent until duly tried and duly found guilty. अब कोर्ट ने इस चीज को, इस प्रिंसिपल को फर्दर एलोबरेट किया है। ये पैराग्राफ नंबर 22 में, इस जजमेंट की पैराग्राफ नंबर 22 में कोर्ट ने क्या बोला, From the earliest time, it was appreciated that detention in custody pending completion of trial could be caused great hardship. देखिए ना, आप ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए, उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जो अंडर ट्रायल है, जो जिसके ऊपर अभी कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है, और उसके लिए कितनी बड़ी हार्डशिप है। From time to time, necessity demands that some unconvicted person, लेकिन दूसरे साइड के, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि अगर इसे हम छोड़ देते हैं और अगर ये बाहर आते ही, क्या ये विटनेसेस को डराएगा धमकाएगा नहीं, क्या विटनेसेस के साथ टेम्परिंग नहीं करेगा। तो अगर इस चीज की नेसेसिटी है कि इसे कस्टडी, इफ द कस्टडी इज द नेसेसिटी, तो फिर आप बेल देने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम नेसेसिटी डिमांड्स दैट सम अनकॉन्विक्टेड पर्सन मतलब अंडर ट्रायल पर्सन शुड बी हेल्ड इन कस्टडी पेंडिंग ट्रायल टू सिक्योर देयर अटेंडेंस एट द ट्रायल, but in such cases necessity is the operative test. यानी नेसेसिटी है कस्टडी, इफ कस्टडी इज नेसेसिटी तो बेल देने से मना हो सकती है। अगर कस्टडी, इफ द कस्टडी इज नॉट द नेसेसिटी, वहां अगर बेल नहीं दी जा रही, तो ये आप उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर रहे हैं। In this country, it would be quite contrary to the concept of personal liberty
enshrined in the constitution that any person should be punished in respect of any matter upon which he has not been convicted, or that in any circumstances he should be deprived of his liberty upon only the belief that he will tamper with the witness if left at liberty save in the most extraordinary circumstances। यानी कोर्ट को ये इंश्योर करना पड़ेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही, जब कोर्ट के पास पुख्ता एविडेंस हो, सबूत हो कि ये टेम्परिंग करेगा, ये अपेयर नहीं होगा, वही कोर्ट को बेल के लिए रिफ्यूज करना चाहिए। अदरवाइज अगर कोर्ट के पास ऐसा मजबूत एविडेंस नहीं है कि ये टेम्परिंग करेगा, अपेयर नहीं होगा, और श्योरिटी के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू उसकी अपेयरेंस इंश्योर हो सकती है, तो वहां कोर्ट को बेल देने से मना नहीं करना चाहिए। ऐसा कोर्ट ने किस केस में हेल्ड किया? संजय चंद्रा के केस में हेल्ड किया, और संजय चंद्रा के केस को बेस बना के ही इस केस में, प्रेजेंट केस के अंदर यानी इस वाले केस में हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट दिया, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई। तो एक और पैराग्राफ हम इस स्टेटमेंट का पढ़ेंगे इस सेशन में। इन द इंस्टेंट केस we have already noticed that pointing finger of accusation against the appellants is the seriousness of the charge। यानी एक्यूज अपीलेंट्स के अगेंस्ट, यानी जो पर्सन अपील कर रहे थे इस केस में, उन बोले कि ये सीरियस चार्ज, इनके ऊपर सीरियस चार्ज है, और अगर आप इसको लिबर्टी दोगे तो ये विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करोगे। तो कोर्ट ने एक पैमाना बनाया, एक फॉर्मूला बनाया कि खाली आप एक्यूज को ये बोल के कि ये तो विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको आपके एक्यूजेशन, आपके इल्जाम के साथ आपको सबूत भी देने पड़ेंगे। दो दे कंटेंडेड दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द अपीलेंट्स टेम्परिंग विद द विटनेस, दे हैव नॉट प्लेस्ड एनी मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशन। अगर आप अपने एलिगेशन के साथ कुछ एविडेंस नहीं दोगे तो फिर कोर्ट को नहीं नेसेसिटी फील होनी चाहिए, फिर कोर्ट को कस्टडी की नेसेसिटी फील नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? उसे बेल दे देनी चाहिए। तो इस लॉजिक को बेस बना के, यानी क्या हमने सीखा आज के सेशन में, जब बेल एप्लीकेशन को कोर्ट एंटरटेन करेगा तो उसकी एक्यूज की बेल का जब विरोध किया जा रहा है तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने सीरियस ऑफेंस किया है और बाहर आके ये विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा, विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा। सिर्फ इतनी बात पे आप बेल रिफ्यूज नहीं कर सकते, कोर्ट बेल रिफ्यूज नहीं कर सकता। ऐसा स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के लिए एक्सप्लेन किया है इस केस में, संजय चंद्रा वाले केस में। कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को क्या चाहिए? वो ये देखें कि एलिगेशन के साथ के सपोर्ट में क्या एविडेंस है, क्या श्योरिटी से या बॉन्ड से उसकी अपीयरेंस इंश्योर हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही बेल रिफ्यूज होगी, जहां कोर्ट के पास एविडेंस होगा कि ये टेम्परिंग करेगा, वापिस अपीयर नहीं होगा, वही कोर्ट को बेल को रिफ्यूज करना चाहिए। यानी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने इस प्रेजेंट केस के अंदर बेल दी थी संजय चंद्रा के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इन द केस ऑफ संजय चंद्रा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आज के दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है? मैंने आपके साथ ऑब्जेक्ट ऑफ बेल डिस्कस किया है। व्हाट इज बेल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बेल? बेसिकली आपने सीखा है कि बेल का मीनिंग क्या है और बेल का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने बताया, टू सिक्योर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एट हिज ट्रायल बाय रीजनेबल अमाउंट ऑफ बेल। बेल का मकसद सजा देना नहीं है, बेल का मकसद किसी को उसकी आजादी के साथ वंचित करना नहीं है, डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी नहीं होना चाहिए। और हमने सीखा इस केस में कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जब तक कॉन्विक्शन नहीं हो जाता और जब तक इस बात का और अक्यूज्ड की अपीयरेंस श्योरिटी से, बॉन्ड से हो सकती है, तो उसे बेल से रिफ्यूज करके उसकी लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करना चाहिए। और कोर्ट को बिना एविडेंस के, अगर अक्यूज पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये टेम्परिंग करेगा, तो इस बात के कोर्ट के पास अच्छे एविडेंस होने चाहिए, तभी कोर्ट को बेल रिफ्यूज करनी चाहिए। तो इन सब बातों के मद्देनजर गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे एक्यूज को, जिसके ऊपर 5 लोगों को मारने का इल्जाम था, उसको बेल दे दी संजय चंद्रा के डिसीजन को बेस बना के।
तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हाई कोर्ट के इस लॉजिक को फर्दर एनालिसिस किया, इसके लिए आने वाले वेबिनार्स और वीडियोस का इंतजार कीजिए। मैं कंप्लीट जजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और वेबिनार में भी उसको डिस्कस करूंगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।